द वर्ड एक्सक्रीशन मीन्स फ्लोइंग आउट, कोई भी चीज जो वेस्ट है जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, एंड दैट इज एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी क्या कुछ एक्सक्रीट करती है? हमारी बॉडी जो है वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये एक्सक्रीट करती है हमारी बॉडी। और हमारी बॉडी जो है निकालती है दैट इज एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स, जो बॉडी के अंदर ज्यादा सॉल्ट्स बन जाते हैं उन सबको निकालती है हमारी बॉडी। और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको बाहर निकालती है। कुछ विटामिन्स जो हम लेते हैं पूरे के पूरे हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। जब हम विटामिन सप्लीमेंट लेते हैं, मतलब कोई टैबलेट लेते हैं, तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता, वो भी हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। तो ये सब वो वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी बाहर निकालती है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा वेस्ट है? हमारी बॉडी जो है, हम डेली चपाती, राइस ये सब खाते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होकर क्या बन जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज कहाँ पहुंचता है? हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर, और वहां जाकर ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज जो टूटता है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस के बॉन्ड्स जो है वो टूट जाते हैं। और ये हमें मालूम है कि जब भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी हमारी बॉडी में क्या है? दैट इज एटीपी। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने जितनी चपाती खाई, राइस खाए, जो भी चीज कार्बोहाइड्रेट में ली, वो इस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई और ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हुआ। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? इट गोज इनटू द लंग्स, ब्लड के थ्रू, और लंग से हमने ब्रीथ आउट कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बॉडी के बाहर चला गया। वाटर जो है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, एक्सेस हो तो किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे हमारी बॉडी बनाती है यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमने फूड डाइजेस्ट कर लिया, हमारी बॉडी के हर एक सेल ने उस डाइजेस्टेड फूड को यूज भी कर लिया, उसमें से जो पार्ट बॉडी के काम का नहीं है, वेस्ट है, वो एक अलग तरह के नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में बदल जाता है इन द लिवर। फिर लिवर से ब्लड के थ्रू ये सारा वेस्ट कहाँ पहुंचता है? टुवर्ड्स द किडनीज। किडनीज जो हमारी बॉडी में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्चुअली किडनीज का मेन काम एक्सक्रीशन नहीं है, किडनीज का मेन काम है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब सेल के बाहर और अंदर की कंसंट्रेशन को एक जैसा रखना, इक्वल रखना। तो हर एक सेल के अंदर किसी भी चीज की कंसंट्रेशन है वो बराबर बनाए रखना, ये किसका काम है? ये काम है किडनीज का। बॉडी के अंदर जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, ये भी ब्लड के थ्रू, किडनी के थ्रू बाहर निकलते हैं। मेटाबोलाइट्स डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे मैंने आपको कहा कि आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़कर क्या बना देता है? उसको ग्लूकोज। तो ऐसा नहीं होता कि आपने 100 कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं और उससे 100 ही ग्लूकोज बन गए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स का ऐसा पार्ट होता है जो कि पूरी तरह से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। तो ये जो बीच में कंपाउंड्स रह जाते हैं, ना तो अब वो कार्बोहाइड्रेट है और ना वो ग्लूकोज है, तो ये जो मेटाबोलाइट्स हैं बीच में जो रह गए, ये भी बॉडी के लिए वेस्ट हैं, इनको भी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। अगर हम कुछ विटामिन खाते हैं, चाहे हम फ्रूट्स खाते हैं या हम विटामिन की टैबलेट ले रहे हैं, वो भी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती और बहुत सारी हमारी एक्सक्रीशन यानी कि किडनी के थ्रू बाहर चला जाता है। तो दिस इज एक्सक्रीशन। अगर ये एक्सक्रीशन ना हो तो क्या हो? यूरिया है, जैसे मैंने आपको बताया, यूरिया इज वेरी टॉक्सिक। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया नहीं होता है। 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतना यूरिया तो हमारे ब्लड को होना जरूरी है। क्यों? ताकि
उसकी ऑस्मो रेगुलेशन होती रहे, ऑस्मोसिस बनी रहे, ब्लड की और सेल की आपस में कंसंट्रेशन एक जैसी रहे। अगर एक जैसी नहीं होगी कंसंट्रेशन तो क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है तो सेल से चीजें बाहर निकलने लगेंगी, और अगर कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा है तो ब्लड की सारी चीजें सेल के अंदर जाने लगेंगी। दोनों ही केसेस में नुकसान है बॉडी का। ब्लड की कंपोजिशन खराब हुई तो भी बॉडी का नुकसान, सेल की कंपोजिशन खराब हुई तो भी बॉडी का नुकसान। तो एक मिनिमम अमाउंट में यूरिया, चाहे वो टॉक्सिक है, हमारे ब्लड में रहना उसको भी जरूरी है, ठीक है। और अगर ये इतना नहीं रहता और इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो कभी कभी इससे डेथ भी हो सकती है। यूरिया इज लाइक अ पॉइजन, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा। जिनका यूरिया पड़ जाता है उनको फिट्स दौरे पड़ते हैं, ऐसे पेशेंट बेड पे लेटे हुए ऐसे उछल उछल के ऊपर ऊपर यूं अपने आप उनकी बॉडी हिलती है इतनी बुरी तरह से, फिट्स कहते हैं उसको, दौरे पड़ना, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, किडनीज, ठीक है। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, जब हमारे आरबीसीज जो है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था आरबीसीज की लाइफ कितनी होती है, 120 डेज, ठीक है। तो 120 डेज के बाद इन आरबीसीज का क्या होता है, ये आरबीसीज जो है वो लिवर और स्प्लीन के अंदर जाकर टूट जाते हैं। टूटकर इनसे क्या बनते हैं, इनसे बनते हैं बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स दो हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो कि येलो कलर का है और बिलीरुबिन जो कि ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। तो इसको भी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये काम भी कौन करता है, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज हमारी किडनीज, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट्स को तोड़कर उसको बाहर निकालना, दैट इज थ्रू किडनी। तो किस फॉर्म में निकलेंगे ये, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्म में ये बाहर निकलेंगे। अब ये एक्सक्रीशन करने, कितना क्लियर है बेटा, अब तक जो बताया है ये बात क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? बाकी आप रीड कर लेना, मैंने आपको वर्ड टू वर्ड सारा ही इसका बता ही रही हूँ मैं आपको, जो बुक में आपके लिखा है, फिर भी एक बार आप खुद से रीड आउट करेंगे, ठीक है। और एक कल आपका टेस्ट भी है, ठीक है। टाइमिंग हम अभी ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको किस टाइम पे कॉल कर सकती हूँ। तो आपका कौन सा टेस्ट? क्रोमोसोम्स वाला तो हो गया था, इसका जेनेटिक्स वाला, जेनेटिक्स हो गया था, क्रोमोसोम वाले का रह गया था, सेल साइकिल मैम वो एक पोस्टपोन कर दो, क्योंकि मेरे को तो आता नहीं, मेरी तो उसकी क्लासेस ही रह गई थी। क्यों रही फिर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिस मेरी है मैम, वो पेपर था, आपको बताया था ना। अच्छा, उसकी तो टाइमिंग मैं ही वो देखती थी हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कन्वर्ट नहीं की हुई, मैं इसमें चेक कर लेती हूँ लैपटॉप में। एक्चुअली उसको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले ना, ऐसे वो डायरेक्टली नहीं आती है। अगर वो कन्वर्ट हो जाती है तो आई विल सेंड इट टू यू, ओके मैम। तो कल क्या है, कल इज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे है, परसों रख लेते हैं टेस्ट, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, परसों टेस्ट रख लेते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर होती हैं अ पेयर ऑफ किडनीज। किडनीज जो कि बीन शेप होती हैं, राजमा की शेप की होती हैं, लाइक दिस, जैसे राजमा की शेप होती है ऐसे ही हमारे अंदर किडनीज होती हैं, ठीक है। मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज किडनी। इसके अलावा और भी कई ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जैसे कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट मीन्स पसीना, आपको पसीना आता है, आपके स्वेट के अंदर आपके बॉडी के वेस्ट जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, प्लस कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर निकलते हैं विद सम एंजाइम्स आल्सो। स्वेट में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। स्वेटिंग हमें क्यों होती है, स्वेटिंग से होती है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स हीट, बॉडी की थर्मो रेगुलेशन। आपने देखा है जब आपको गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा आप धूप में जाते हैं तो आपको पसीना आता है, और उसके बाद अगर हल्की सी भी हवा में बैठोगे तो आपको ठंडक महसूस होती है,
तो ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है एक्सेसिव हीट को बाहर निकालने का। आपको जब कभी फीवर होता है, फीवर कैसे उतरता है? पहले खूब पसीना आता है, फिर आप बॉडी टेम्परेचर चेक करो तो नॉर्मल हो जाता है। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करने का या रेगुलेट करने का एक तरीका है स्वेटिंग, पसीना आना। फिर हमारे पास जो है लंग्स भी हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर हम चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, सबसे मेन काम कौन कर रहा है? सबसे मेन काम कर रहा है यहाँ पर किडनी। किडनी और यूरिनरी सिस्टम क्या है? किडनीज जो है, देयर आर अ पेयर ऑफ किडनीज जिनमें से अराइज होते हैं ट्यूब्स, दोनों में से ट्यूब्स निकलती हैं और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं यूरेटर। ये दोनों यूरेटर जो हैं, दोनों किडनी से निकलने वाले, ये किसके अंदर ओपन होते हैं? इनटू यूरिनरी ब्लैडर। जो ये ट्यूब है, दिस इज यूरेटर, और ये एक थैली, एक सैक में खुलते हैं, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो है फिर आगे किसमें खुलता है? इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। एक ओपनिंग होती है यूरेथ्रा जिससे कि यूरिन जो है वो बाहर आता है। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देखो तो दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। मैंने राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे बनाई है और लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर बनाई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राइट साइड पे किडनी को ऊपर की ओर जगह नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि राइट साइड पे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो ये होगी हमारी स्टमक, और उसके बाद ये यहाँ पर इंटेस्टाइन्स शुरू हो जाते हैं, और राइट साइड में ही हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा लिवर। लिवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, काफ़ी स्पेस जो है ये बॉडी की राइट साइड की ऑक्यूपाई कर लेता है। इसीलिए जो लेफ्ट किडनी है वो यहाँ पर होती है और राइट किडनी उससे थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, क्योंकि राइट साइड जो किडनी जहाँ पर होनी चाहिए थी वहाँ पर क्या होता है? हमारा लिवर होता है, इसीलिए थोड़ी सी राइट किडनी जो है वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जो ये यूरिनरी ब्लैडर है ये हमारा नियरली इसकी कैपेसिटी होती है 500 ml। मतलब 500 ml तो यूरिन हम इसमें भर ही नहीं सकते। जब इसके अंदर 300 ml भर जाता है तो हमें एमरजेंसी आ जाती है कि अभी हम वॉइड करें। यूरिन करने को हम बोलते हैं वॉइडिंग ऑफ यूरिन, कि हम अभी वॉइड करें। ठीक है, और 300 ml इसको भरने के लिए कम से कम 2 से 4 घंटे भी चाहिए, कुछ ही मिनट में नहीं। जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है, कुछ बच्चे आ जाते हैं वॉशरूम जाना है, तो हमारी फिजियोलॉजी क्या कहती है? इतनी जल्दी आपको यूरिन नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप सुबह 6 बजे भी उठकर चले हो, 7:30 बजे आपका एग्जाम शुरू होता है, तो आपको इतनी जल्दी यूरिन इतना नहीं आएगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकें, वो सब बहाना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ह्यूमन किडनी बीन शेप की होती है, राजमा की शेप की, बीन के शेप की किडनी होती है। लेंथ जो है इसकी होती है नियरली 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो ये विड्थ है इट इज 6 सेंटीमीटर। लंबी ज़्यादा होती है और चौड़ी कंपैरेटिवली कम होती है। तो बेसिकली हमारी किडनीज कहाँ होती हैं? पीछे की ओर, लेटरली साइड्स पे। यहाँ पर हमारी बैकबोन के दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट की तरफ, जो हमारी बैक है, बैकबोन है, उसके दोनों तरफ नीचे की ओर हमारी दोनों किडनीज प्रेजेंट होती हैं। आगे नहीं होती हैं किडनीज, किडनीज पीछे की तरफ को प्लेस्ड होती हैं हमारी। ठीक है, किडनी को अगर हम देखें तो किडनी के स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर जो है एक छोटा सा यहाँ पर कॉन्टिन्यूशन नहीं है, और यहाँ पर हमें एक छोटा सा जो है वो ओपनिंग से मिलती है यहाँ पर, और इस ओपनिंग से किडनी के यहाँ पर एंटर होती है रीनल आर्टरी और रीनल वेन, जो आगे जाकर ये
सप्लाई करती हैं पूरी किडनी को। रीनल आर्टरी, किडनी से रिलेटेड कुछ भी होता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रीनल। तो किडनी के अंदर जाने वाली आर्टरी रीनल आर्टरी और किडनी से बाहर निकलने वाली वेन रीनल वेन। ये दोनों एक ओपनिंग से निकलती हैं और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं हाइलम। इसी ओपनिंग से ही आगे जाकर निकलती है एक ट्यूब यूरेटर, जो कि आगे जाकर यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। किडनी को इंटरनली अगर हम देखें, अंदर से अगर हम किडनी देखें, तो किडनी एक सिंगल इस तरह से पार्ट ना होकर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो ये बाहर वाला पार्ट है दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स, इसको रीनल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं हम। और जो इसका अंदर वाला पार्ट है दैट इज रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला, ठीक है। तो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला जो है, इसी के अंदर बहुत सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स या रीनल ट्यूब्स, या इनको हम नेफ्रॉन्स जो है इनको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं, यूरिन बनाने वाली ट्यूब्यूल्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, हमारी बॉडी को शेप और साइज भी सेल दे रहा है, और फंक्शनल यूनिट मींस फंक्शन भी कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। ऐसे ही किडनी, अगर हम कहते हैं किडनी है तो किससे बनी है किडनी, छोटे छोटे कई सेल्स, ये मैंने डॉट की फॉर्म में दिखाए हैं, ऐसे नहीं दिखेंगे। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे किडनी है ये, इसको यूं आपने यूं कट किया सेंटर में से और इसका एक सेक्शन काट के देखा, तो आपको इसके अंदर माइक्रोस्कोप से ये नेफ्रॉन्स दिखेंगे, एज इट इज नहीं दिखते, बहुत सारे होते हैं, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन इज 10 लाख। इतने नेफ्रॉन्स जो है हमें मिल सकते हैं किडनी के अंदर। तो बाहर वाला जो पार्ट है कॉर्टेक्स, वो तो कॉन्टिन्यूस पार्ट है किडनी का, लेकिन अंदर वाला जो ये पार्ट है मेडुला, ये वाला पार्ट सारा मेडुला है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। जो ये मेडुला है ये कॉन्टिन्यूस पार्ट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस ना होकर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स, ये इस तरह से पिरामिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, सारे पिरामिड शेप के हैं। एक तरफ से जो है ये इस तरह से चौड़े हैं और एक तरफ से जो है ये इस तरह से ज्यादा ब्रॉड है और एक तरफ से ये कम ब्रॉड है। These are pyramids। बेटा अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो एक बार फिर से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। क्लास का टाइम अगर ओवर हो जाता है तो आप एक बार फिर से कनेक्ट कर लेना। वैसे होपफुली हम आज का टारगेट तो पूरा कर ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं ये पिरामिड्स। पिरामिड क्या स्ट्रक्चर होता है, कुछ है आइडिया? व्हाट डू यू मीन बाय पिरामिड? जो एक तरफ से ब्रॉड हो और एक तरफ से नैरो एंडिंग हो। तो ये जो सारे पिरामिड्स हैं इनकी जो ये नैरो एंडिंग्स हैं ये सारी इकट्ठी इस तरह से मिल जाती हैं यहाँ पर एक साथ, और सबकी जो ये नैरो एंडिंग्स हैं यहाँ पर मिलकर एक स्वोलन पार्ट बनाती हैं। ये यहाँ तक पूरा ऐसे एक स्वोलन पार्ट बन जाता है, दिस वन। और इस स्वोलन पार्ट को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। दिस स्वोलन पार्ट इज नोन एज रीनल पेल्विस। तो होगा क्या, ये यहाँ पर सारे जो है नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन में से छनकर किडनी बेसिकली काम क्या कर रही है, जैसे घर में चाय छानते हैं, चाय छानने के लिए स्ट्रेनर होता है, छलनी होती है, चाय छलनी होती है, जिसमें से हम देखते हैं कि टी लीव्स जो चाय पत्ती है वो उसके ऊपर रह जाती है, और जो लिक्विड पार्ट है जो हमारे काम का होता है वो नीचे हमारे पास कप के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेनर का ही काम कर रही है किडनी। ये स्ट्रेनर कहाँ है,
हर एक नेफ्रॉन के अंदर स्ट्रेनर है। हर एक नेफ्रॉन की वॉल जो है वो छलनी का काम कर रही है, स्ट्रेनर का काम कर रही है और छान रही है। किस चीज को छान रही है? जो चीज बॉडी को नहीं चाहिए उसको यहाँ आगे पिरामिड, पिरामिड से आगे पेल्विस और पेल्विस से आगे यूरेटर और फिर यूरिनरी ब्लैडर से उसको बाहर निकाल दो। जो चीज चाहिए उसको वापस ब्लड के अंदर मिक्स कर दो। जैसे अगर हम घर में सफाई करते हैं, दिवाली के टाइम पर हम सफाई करते हैं, मम्मा आपकी सफाई करती होंगी, तो आप लोग क्या करते हैं, जो चीज आपके लिटर है, जो आपको नहीं काम आई, कबाड़ है, सारा स्क्रैप है घर में, उस सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। या जैसे आप अगर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हो तो भी आपके सारे कबर्ड्स वगैरह मदर खाली कर देती है, ये बुक्स वो बुक्स, और फाइनली जो है उसको घर से बाहर निकालने की पूरी तैयारी होती है। लेकिन निकालने से पहले आपको कहा जाता है एक लुक और दे दो, शायद इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो जो हमारे काम की है और वो चली जाए। बिल्कुल सेम प्रोसेस किडनी के अंदर होता है। किडनी के अंदर जो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है उसमें सारा वेस्ट होता है। बॉडी ने जो यूज करना था, सेल ने जो यूज करना था, सब यूज कर लिया, वेस्ट बचा है। अब वो वेस्ट किडनी के अंदर जाता है। किडनी एक बार फिर से उसको चेक करती है, क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो फिर से ब्लड में डाली जा सकती है और काम आ सकती है, उसको वापस ले लिया जाता है। जो नहीं काम आ सकता, वेस्ट लगता है, उसको यहाँ पिरामिड, पिरामिड से रीनल पेल्विस, यूरेटर और फिर यूरिनरी ब्लैडर में आगे की ओर भेज दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम होता है। क्लियर है किडनी? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है? यस मैम। बस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन करके हम खत्म करते हैं। अब मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने देखा कि किडनी में यहाँ पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के करीब नेफ्रॉन्स हैं। एक नेफ्रॉन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कैसा दिखेगा हमें? ये हमें नेफ्रॉन दिखेगा इस तरह का। हर एक नेफ्रॉन हमें इस तरह का दिखता है। नेफ्रॉन क्या है? बेसिकली इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये यहाँ पर दिस इज नोन एज, ये जो पार्ट है सारा, ये जो मैंने कप शेप एक स्ट्रक्चर बनाया है, दिस पार्ट इज नोन एज बोमैन्स कैप्सूल। इस बोमैन्स कैप्सूल के अंदर, जैसे एक बार मैं फिर से आपको किडनी दिखा रही हूँ, किडनी में से ये रीनल आर्टरी आई है ना, और हमने जो है आर्टरी और वेन्स में कैसे किया था कि आर्टरी जो है वो आगे किस में ओपन होती है? इनटू आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स इनटू कैपिलरीज, है ना। तो ऐसे ही होता है, किडनी के अंदर जो आर्टरी एंट्री हुई है वो किस में बदल जाती है? आर्टीरियोल में। ये अंदर एंटर होगी आर्टीरियोल, जो ये यहाँ पर किडनी से ये आर्टरी एंटर हुई थी, ये स्प्लिट होगी और ये आर्टीरियोल सभी नेफ्रॉन्स के अंदर, जो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, सभी नेफ्रॉन्स के अंदर एंटर होंगे ये आर्टीरियोल। जो अंदर की ओर आर्टीरियोल जाएगी, ब्लड अंदर की ओर नेफ्रॉन के अंदर लेके जाएगी, दैट इज एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, और अंदर जाकर ये एक पूरा जाल बना देगी, एक कैपिलरी का जाल बना देगी। आर्टीरियोल किस में टूटती है? इनटू कैपिलरी। तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाकर ये एक कैपिलरी का एक पूरा एक जाल बना देती है। अब जो ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल से आ रहा है वो इस जाल में से छन रहा है, वो क्या हो रही है? उसकी फिल्ट्रेशन, छन रहा है। वो छन कर कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा और यहाँ से शुरू हो जाता है ट्यूब्स का एक नेटवर्क। पहली ट्यूब दैट इज PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने किसी के बारे में कहना हो तो हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, ही और शी लिव्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मी, मतलब मेरे बहुत ही पास में रहता है वो। तो यहाँ पर ये जो ट्यूब है ये प्रॉक्सिमल है। किससे प्रॉक्सिमल है? बोमेन्स कैप्सूल से। बोमेन्स कैप्सूल से जो प्रॉक्सिमल है दैट इज प्रॉक्सिमल। और कॉन्वोल्यूटेड क्यों? क्योंकि ये कॉन्वोल्यूटेड है, मुड़ी हुई ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब नहीं है। तो दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब नहीं है, ट्यूब्यूल, क्योंकि ये ट्यूब से थोड़ी पतली है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्यों? क्योंकि ये बोमेन्स कैप्सूल के पास में पड़ती है। उसके बाद जो ये एक चीज रहेगी कि ये जो जाल बनाया है कैपिलरीज का यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, ये जो छलनी बनी है इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस छलनी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब उसके बाद ये जो ट्यूब है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये एक यू शेप ट्यूब में खुलती है जिसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनली या हेनलीज लूप, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हेनली। हेनली ने डिस्कवर किया था और अपने ही नाम पे इसका नेम रखा, दैट इज लूप ऑफ हेनली। ये जो लूप ऑफ हेनली है ये यू शेप है और फिर ये आगे जाकर एक और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में खुलता है जिसे हम बोलते हैं DCT, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल क्यों? डिस्टल मतलब जो थोड़े डिस्टेंस पर है। किससे डिस्टेंस है? ये ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल से, क्योंकि ये थोड़ी दूरी पर है इसलिए डिस्टल। कॉन्वोल्यूटेड क्यों? अगेन ये ट्यूब मुड़ी हुई है और एक पतली ट्यूब है इसलिए